हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी तक हमने अमेरिकी संविधान में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति पद, योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन, महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों के संबंध में पिछले वीडियो में चर्चा की। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का उदय, रचना, सदस्य संख्या पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही अमेरिका और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में तुलनात्मक विवेचना को भी शामिल करेंगे। अमेरिकी संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है और संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में संविधान में केवल यही उल्लेख है कि राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से संबंधित विषयों पर लिखित राय ले सकता है। अतः वर्तमान समय में मंत्रिमंडल का जिस रूप में विकास हुआ है वह संवैधानिक परंपरा पर आधारित है। मंत्रिमंडल का उदय। संविधान निर्माता यह अवश्य ही अनुभव करते थे कि राष्ट्रपति को अपने कार्य संचालन में मंत्रणा की आवश्यकता हो सकती है। वे यह आशा करते थे कि राष्ट्रपति सीनेट से विचार विमर्श कर सकेगा। इसी विश्वास से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अमेरिका के मूल निवासियों से संबंधित विषयों पर सीनेट से परामर्श मांगा, लेकिन सीनेट सदस्यों का रुख कुछ ऐसा था कि जैसे सलाह देने का काम उनके लिए गौरवपूर्ण ना हो। बाद में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से किन्हीं विषयों पर परामर्श लेने का प्रयत्न किया, किंतु यहाँ भी उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी ऐसे कानूनी मामले पर अपने विचार प्रकट करने से इनकार कर दिया जो कि उसके सामने मुकदमे के रूप में आता ही नहीं। अतः राष्ट्रपति ने अपने नीचे के विभागीय अध्यक्षों से सलाह लेना शुरू किया। पहले राष्ट्रपति उनके विचारों को लिखित रूप से मांगता था, बाद में वह इनकी बैठक बुलाने लग गए और इस प्रकार अमेरिका में मंत्रिमंडल नामक संस्था का उदय हुआ। मंत्रिमंडल की रचना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा। राष्ट्रपति वाशिंगटन के प्रथम मंत्रिमंडल में तत्कालीन 4 विभागों के ही प्रधान थे, लेकिन तब से आवश्यकता अनुसार कांग्रेस के द्वारा नवीन विभागों की स्थापना की गई और आज मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के आकार में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन के समय प्रशासन के 4 विभाग तथा इन विभागों के 4 मंत्री थे, लेकिन 1985 से यह व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त मंत्रिमंडल में निम्न 13 विभागों के सचिव होते हैं: कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा विभाग, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानव सेवा, भवन एवं शहरी विकास, आंतरिक मामले, न्याय, श्रम, विदेश, यातायात और कोष संबंधी। इन विभागीय अध्यक्षों को मंत्री नहीं वरन सचिव कहते हैं। न्याय विभाग का अध्यक्ष अटॉर्नी जनरल कहलाता है। इन 13 विभागों के अध्यक्षों की संस्था को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन इसे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। सीनेट इनके मनोनयन पर स्वीकृति देने से बहुत कम इनकार करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक होते हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका चुनाव राष्ट्रपति की पसंद से ही होना चाहिए। सीनेट ने अब तक केवल 7 बार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नामजदगी को अस्वीकार किया है, जिन्हें अपवाद ही कहा जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल के साथियों का चयन करने में उसके द्वारा अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। सर्वप्रथम वह अपने दल के समर्थकों और मित्रों को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कुछ को सचिवों के रूप में नियुक्ति दे देता है। उसे कुछ बड़े राज्यों में से अवश्य ही एक मंत्री चुनना होता है।
राष्ट्रपति के द्वारा विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके कुछ सदस्य भी मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं, लेकिन महायुद्ध के बाद का चलन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेने का है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनका कांग्रेस में प्रभाव हो, प्रशासनिक अनुभव या विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी मंत्रियों का चुनाव किया जाता है। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग धंधे व मजदूर आंदोलन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव आमतौर पर होता है। मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती है। अनेक राष्ट्रपतियों ने मंत्रिमंडल को कोई महत्व नहीं दिया, वे इसे गौण स्थिति में रखते रहे। जैक्सन, ग्रांट, विल्सन व रूजवेल्ट ऐसे ही राष्ट्रपति थे। इसके विपरीत कुछ राष्ट्रपतियों द्वारा मंत्रिमंडल को पर्याप्त महत्व दिया गया। राष्ट्रपति क्विनलैंड मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रसन्न रखते थे। बुचानन, हार्डिंग, कूलिज मंत्रिमंडल के सदस्यों को पर्याप्त महत्व देते थे। वर्तमान समय में साधारणतः सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक अवश्य ही होती है। युद्ध तथा अन्य संकट के समय अधिक बैठक बुलाई जा सकती है। इन बैठकों में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों से विचार विनिमय करते हैं। इनकी कार्यवाही गुप्त ही रखी जाती है। राष्ट्रपति प्रशासनिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श लेने की बाध्य नहीं है। वह जिन विषयों पर परामर्श प्राप्त करना चाहे उन्हीं विषयों को विचार के लिए प्रस्तुत करता है। निर्णय करने में मत लेने का नियम कम है और यदि मत लिए जाएं तो राष्ट्रपति के लिए बहुमत की बात मानना जरूरी नहीं है। यदि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रपति को एक ही प्रकार का परामर्श दे तो भी राष्ट्रपति इसे ठुकरा सकते हैं। इस संबंध में निर्णायक बात यह है कि प्रशासन का अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों का काम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना मात्र है। यदि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसा न कर सके तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति अपने आदेशों का पालन न करने वाले मंत्री को पद से हटा सकता है और व्यवहार में देखा गया है कि एक निर्बल राष्ट्रपति को भी शक्तिशाली मंत्री को पद से हटाने में कठिनाई नहीं होती। राष्ट्रपति ऑर्थर ने सरलता से मिस्टर ब्लेन से छुटकारा पा लिया। यद्यपि ब्लेन राष्ट्रपति के दल का बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति था। राष्ट्रपति विल्सन ने अपने शक्तिशाली मंत्री ब्रायन को पद से हटा दिया। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनेक बार राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों और अनौपचारिक परामर्शदाताओं पर अधिक निर्भर रहते हैं। राष्ट्रपति निक्सन के प्रथम कार्यकाल में डॉक्टर हेनरी किसिंजर राष्ट्रपति के जितने निकट थे उतना मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य नहीं और वर्तमान समय में भी मंत्रिमंडल की अपेक्षा राष्ट्रपति का व्यक्तिगत सहायक वर्ग अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंध में आधारभूत तथ्य राष्ट्रपति की सर्वश्रेष्ठता ही है। यद्यपि मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति की प्रभुता है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन का अधिकांश कार्य इन विभाग प्रमुखों द्वारा ही किया जाता है। अमेरिकी मंत्रिमंडल की अपनी उपयोगिता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक ही समानता हम देख सकते हैं, वह है ये दोनों ही संस्थाएं परंपराओं की देन है, संविधान या कानून व्यवस्था की नहीं। इसके अतिरिक्त इन दोनों संस्थाओं में भेद ही भेद हैं। इन दोनों संस्थाओं के भेदों का अध्ययन इस रूप में किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के निर्माण संबंधी भेद। अमेरिकी मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के निर्माण में उतनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया जा सकता जितनी स्वतंत्रता का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है वह अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करे, वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना या ना करना चाहे उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यद्यपि सिद्धांततया ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मनचाहे परिवर्तन कर सकता है और उसके द्वारा मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण साथियों को तब तक पद से नहीं हटा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण ना हो। यदि प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाने में मनमानी बरते तो इससे उसका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल केवल कुछ ही सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल पूरी सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है और वह बात मंत्रिमंडल के सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाने वाले सदस्यों के संबंध में भी सत्य है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करता है। प्रधानमंत्री इस बात के लिए बाध्य है कि वह सभी विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श ले और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किए जाते हैं। लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल तो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीनस्थ एक संस्था है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर है कि वह इस संस्था का कितना और किस प्रकार से उपयोग करे। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं। अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सहायक मात्र। ब्रिटेन में राजनीतिक सजातीयता का भेद पाया जाता है, जबकि अमेरिकी मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती और राष्ट्रपति विरोधी राजनीतिक दल के सदस्यों या दलीय राजनीति से अलग रहने वाले व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेते हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सबसे अधिक प्रमुख भेद व्यवस्थापिका के साथ उनके संबंधों के विषय में है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका अर्थात संसद से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री पद प्राप्त करने के बाद भी संसद के सदस्य रहते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य कानून निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और संसद सदस्यों द्वारा मंत्रिमंडल पर दिन प्रतिदिन का और इसके साथ ही अंतिम राजनीतिक नियंत्रण भी रखा जाता है। मंत्रिमंडल और लोक सदन का कार्यकाल भी एक दूसरे की इच्छा पर ही निर्भर करता है। मंत्रिमंडल लोक सदन को विघटित करवा सकता है और लोक सदन मंत्रिमंडल को पद से हटा कर सकता है। अमेरिका में शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण मंत्रिमंडल और कांग्रेस में परस्पर संबंध नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते और न ही मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर है। सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल एक इकाई की भांति कार्य करता है, लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य नहीं करता। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सदस्यता उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिन्होंने समस्त गंभीरता के साथ राजनीति को अपनाया है और जो एक लंबा तथा सफल राजनीतिक जीवन व्यतीत कर चुके हैं। ब्रिटिश राजनीति में कैबिनेट की सदस्यता सर्वोच्च राजनीतिक सफलता पर मानी जाती है और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य तो प्रधानमंत्री के समकक्ष ही होते हैं। संयोग उनका साथ दे तो वे इस पद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति मंत्री पद के बजाय सीनेट की सदस्यता के ही इच्छुक होते हैं। मंत्री पद राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने की सीढ़ी भी नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थान है। वस्तुतः
अमेरिकी मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट की मूल धारणा के अनुरूप नहीं, वरन इससे नितांत ही भिन्न है। मूल बात सिडनी टी वैली के शब्दों में यह है कि अमेरिकी मंत्रिमंडल को उस अर्थ में सरकार नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सरकार कहा जाता है।